लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर और गौतम बुद्ध के बोधि वृक्ष के लिए मशहूर बिहार के ही एक और शहर गया से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है नवादा। बिहार के बाहर के लोग तो शायद ही इस नाम को कभी सुना हो, लेकिन इस शहर की एक कहानी ऐसी है जिस पर एक आईपीएस ने किताब भी लिख दी और उस पर नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज बना दी। लेकिन किताब लिखने वाले आईपीएस ने यह नहीं बताया कि वो कहानी किसकी है। बस अपनी किताब में इतना कहा कि नाम और पहचान छुपाई जा रही है, एक आईपीएस के जान को खतरा है एक गुंडे से। मतलब आप देख रहे हैं ना कि कितना खौफ है उसका, जिसकी असल कहानी सब बता रहे हैं लेकिन नाम कोई नहीं। और नेटफ्लिक्स तो वैसे भी इतना ही लिखता है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो वहां से तो आपको नाम पता चल ही नहीं सकता है। तो आज हम वही कहानी आपको बताते हैं और हाँ, उस आदमी का नाम भी आगे बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि उसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। बाकी जिस नेटफ्लिक्स की सीरीज की बात हम कर रहे हैं वो है नीरज पांडे की सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर। वही वाला कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो इस सीरीज में जिस चंदन महतो को आपने देखा था उसका बदला हुआ नाम आईपीएस अमित लोढ़ा की किताब में है सामंत प्रताप, लेकिन असल जिंदगी में वो है नवादा और शेखपुरा क्षेत्र का बाहुबली अशोक महतो। तो आइए उसी अशोक महतो की कहानी शुरू करते हैं साल 2001 से। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए अंत तक। ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमरा बिहार में। 23 दिसंबर की सुबह का सूरज नवादा की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर हल्की धूप बिखेर रहा था। एक टाटा 407 बिना किसी जल्दीबाजी के शहर की बाहरी गलियों से होते हुए जेल की ओर रेंग रही थी। सामने ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। पीछे बैठा आदमी अपनी कलाई की घड़ी की ओर देख रहा था। समय 9:38 हो रहा था और वो जोर से चिल्लाया, आराम से चलावा मर्दे। गाड़ी के पीछे बैठे लोग देखने से तो मजदूर लग रहे थे और उनके पास बोरियों में लिपटे औजार भी थे, पर आज वो अपने किसी और मिशन पर निकले थे और उनकी गाड़ी सीधे नवादा जेल की ओर जाने वाली रोड की तरफ बढ़ रहा था। और जिस जेल की तरफ गाड़ी बढ़ रही थी उसका हाल वैसा ही था जैसा एक छोटे जिले में होता है। पुरानी इमारतें, टूटी दीवारें, बदबूदार शौचालय और जेलर की उदासी में डूबी नजरें जो कैसे भी जेल में अपना वक्त गुजार रहे हैं। 1100 की क्षमता वाली इस जेल में 1500 से भी ज्यादा कैदी ठूंसे पड़े थे। बाथरूम से जुड़ी खाने की रसोई ऐसी थी जैसे नर्क के दरवाजे से जुड़ी हो। गंदगी और बदबू इतनी कि उन्हें छूने से भी आपको घिन आ जाए। यहाँ तक कि जेल की सुरक्षा के नाम पर भी वहां कुछ गिने चुने जेल गार्ड ही थे, निहत्थे, कम वेतन पर जीते हुए, और कई बार तो कुछ पैसों के लिए जेल में मौजूद पुलिस वाले खुद कैदियों से समझौता करते हुए भी दिख जाते थे। इन सभी चीजों के बीच एक गार्ड वॉच टावर पर बैठा हुआ अपने हथेली में खैनी घिस रहा होता है। नीचे एक वार्डर आराम से जेलर की दफ्तर की ओर बढ़ रहा था। वही वार्डर जो रोज की गिनती करवाता था, वही जो कैदियों से पैसे लेकर उन्हें मनचाही सुविधा भी देता था, जैसे कि अश्लील मैगजीन से लेकर घर का खाना तक। हर चीजों का अलग अलग रेट था जो तय था। कुछ खास लोगों की कोठरियों में तो डेजर्ट कूलर भी लगे हुए थे और जो बाहुबली थे वो अस्पताल में एसी वाले वार्ड में महीनों बीमार पड़े रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे शहाबुद्दीन भी किया करते थे। तो कुल मिलाकर नवादा जेल बाहुबलियों के लिए एक दूसरा दरबार बन चुकी थी और नवादा जेल वाले इस दरबार का राजा था खाकी वाला चंदन महतो, बिहार डायरीज वाला सामंत प्रताप, लेकिन असल जिंदगी में अशोक महतो। एक जमाना था जब अशोक महतो का नाम पूरे नवादा जिले में तूफान बन चुका था।
आज वो भले जेल में था, लेकिन रुतबा अब भी कायम था। जेल प्रशासन उसके सामने ऐसे झुकता था जैसे वो आज भी बाहर का दबंग हो। उसे ये रुतबा पसंद था और वो इसे अपनी कमाई मानता था और यही सोचता था कि जेल के अंदर भी तो वो राजा ही है ना जी। पर उस दिन वो राजा जैसी कोई फीलिंग नहीं ले रहा था। उस दिन उसकी नज़र ढूंढ रही थी उस इंसान को जिसे खाकी सीरीज में आपने चमनपरास साहू के नाम से देखा था। हालांकि आईपीएस अमित लोढ़ा की किताब में इसके पहचान को भी छुपाते हुए इसे हॉर्लिक्स सम्राट का नाम दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही छोटे कद का था, दुबला पतला सा था, लेकिन दिमाग से ना बहुत ही शातिर था। इस वजह से ही नवादा जेल में उसकी मौजूदगी ने अशोक को कुछ खास महसूस कराया। दूसरी तरफ रामगोपाल वर्मा की सत्या जैसी फिल्मों का दीवाना हॉर्लिक्स अपनी बातों और चालाकियों से अशोक महतो का भरोसा जीत चुका था और दोनों के बीच खूब बनती थी। इतना कि अशोक महतो का खाना भी हॉर्लिक्स सम्राट के घर से ही आता था। हालांकि घर से आने वाले खाने के लिए इतनी बेचैनी आज से पहले ना हॉर्लिक्स को थी और ना ही अशोक महतो को, पर आज दोनों ही बेचैन थे। तभी जेल की चौकी पर कुछ अलग ही हरकत हुई और वार्डर ने आवाज लगाए, ओए हॉर्लिक्स सम्राट, तेरे घर से डिब्बा आया है, लगता है आज हिलसा मछली बनी है। वार्डर की आवाज सुनते ही हॉर्लिक्स उसके तरफ दौड़ पड़ा। वैसे जेल के अंदर आने जाने वाली हर चीज की बारीकी से चेकिंग की जाती है और हर रोज किसी के घर से खाने की परमिशन भी नहीं होती है। पर जेल गार्ड भी अब इस रोज की सप्लाई के आदी हो चुके थे। शुरू में तो वो हर डिब्बे को चेक करते थे, पर अब बस मीठी मुस्कान और 100-200 रुपए के चाय पानी के साथ वो चेकिंग नहीं होती थी। तो टिफिन जो घर से आया था वो सीधे हॉर्लिक्स तक पहुंच जाता है। आज भी वही हुआ। टिफिन आया, हॉर्लिक्स ने उसे खोला और सबसे ऊपर बेसन के लड्डू थे। उसने एक नज़र अशोक प्रताप की तरफ डाली और गर्दन हिला दी। अशोक प्रताप ने मुस्कुराते हुए लड्डुओं वाला डिब्बा उठाया और गार्डों की ओर बढ़ा दिया। ए सिपाही बाबू, इधर आइए, लीजिए खाइए। अरे घर का बना है महाराज, हमारा पसंदीदा है। बाहुबली की बात सुन गार्ड भी मुस्कुरा उठे और तुरंत लड्डू हथिया लिए। जेल के बाकी कैदी भी ललचाई नजरों से देख रहे थे, पर कोई पास नहीं आया। इधर अशोक महतो ने इशारा किया और हॉर्लिक्स ने दूसरा डब्बा खोला, जिसमें हिलसा करी की खुशबू पूरे बैरक में फैल गई। लेकिन उनकी नज़र तीसरे डिब्बे पर थी, जिसमें रोटियां रखी थी, क्योंकि रोटियों के बीच छिपा था .38 बोर की देसी रिवॉल्वर। छोटा, सटीक और इतना आसान कि पहली बार गोली चलाने वाला भी निशाना साध सके। हॉर्लिक्स ने उसे गौर से देखा और दोनों ने नजरों ही नजरों में एक दूसरे को समझा दिया कि अगर प्लान फेल हुआ तो यही हथियार काम आएगा। लेकिन तभी एक चीख गूंजी और एक वार्डर सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में दूसरे गार्ड ने भी खून की उल्टी शुरू कर दी। तीसरा गार्ड भी बेहोश हो गया। चौथा लड़खड़ाते हुए दीवार से टकराया। चारों में से कोई भी अब खड़ा नहीं रह सका। जेल में अफरा तफरी मच गई। कैदी हैरान थे कि हो क्या रहा है आखिर, पर अशोक महतो की आंखों में एक अजीब सुकून था। उसने धीमे से हॉर्लिक्स की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, जिसका मतलब था कि घर से आए लड्डू ने अपना काम कर दिया है, जिसमें जहर मिला था। उधर सड़क पर चल रही टाटा 460 ट्रक ने भी अपना रास्ता नवादा जेल की ओर मोड़ लिया और गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने कहा, बस कुछ मिनटों में खेला शुरू होगा, तैयार रहना सब। साथियों ने उसके आदेश पर सिर हिलाया और गाड़ी सीधे जेल के सामने जाकर रुक गई, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा सिपाही चिल्ला उठा, ट्रक रोको जी, कहां बढ़े चले जा रहे हो। ट्रक के रुकते ही सिपाही आगे बढ़ा और पूछा, क्या है भाई, ट्रक लेकर कहां चले जा रहे हो, क्या है इसके अंदर। दरवाजे पर एक और सिपाही मौजूद था, लेकिन वो मनोहर कहानी बढ़ने में बिजी था। उसने सोचा साथ का जो साथी है वो संभाल लेगा, इस बात से अनजान कि अंदर क्या चल रहा है और बाहर आगे क्या होने वाला है। तभी ट्रक का ड्राइवर उतरा और बोला, साहब टॉयलेट का ठेका मिला है, हम रिपेयर करने आए हैं ना, ठेकेदार हूं। हाथ जोड़ते हुए उसने सिपाही से यह बात कही, लेकिन सिपाही को ना उस पर शक हुआ, इसलिए ट्रक की जांच करने के लिए वो आगे बढ़ने लगा। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जेल के अंदर से एक ऊंची आवाज आई, आने दो, टॉयलेट की हालत बेहाल है,
जगह ठीक करने दो इन्हें। यह आवाज थी जेल के असिस्टेंट जेलर की, वही जो अगले महीने रिटायर होने वाला था और पटना के गर्दनी बाग में 2 BHK फ्लैट के सपने के बदले जेल की सुरक्षा बेच रहा था। तभी फाटक खुला और ड्राइवर जोर से चिल्लाया, चलो जी अंदर और औजार निकाल लो रे। फिर अगले ही पल बोरियों में रखे औजार की जगह से AK-47 बाहर निकला और मजदूर दिखने वाले लोगों ने गेट पर खड़े सिपाहियों को गोलियों से भून डाला, क्योंकि ये वो लोग थे जो अशोक महतो को जेल से भगाने आए थे। अंदर जेल का नजारा भयावह था। 4 जेलकर्मी खून से लथपथ जमीन पर छटपटा रहे थे। तभी जेलर भागता हुआ चौक तक आया और वहां का जो हालत था उसे देखकर सन्न रह गया। उसने फाटक की ओर देखा जहां अशोक महतो गैंग ने धावा बोल दिया और अंदर घुस गए। उनकी AK-47 के सामने पुलिस की 303 बंदूकें बेबस खड़ी थी। एक जख्मी सिपाही किसी तरह रेंगते हुए ऑफिस के अंदर पहुंच के अलार्म को दबाया, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अलार्म तो सालों से खराब था, जिस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। उन्होंने सोचा आखिर यहाँ हो क्या जाएगा छोटे शहर के इस छोटे से जेल में। लेकिन ये उनका सौभाग्य ही रहा कि जेल में चलने वाली गोलियों की आवाज पास के खान में काम करने वाले मजदूरों ने सुन ली और उन्होंने ये खबर पुलिस तक भी पहुंचा दिया। पर अभी भी अशोक महतो के पास बच निकलने का बहुत वक्त था और उसका पूरा फायदा वो उठा रहे थे। लेकिन तभी इसी बीच जब सब कुछ चल रहा था, अशोक महतो गैंग कोहराम मचा रहा था जेल में, तभी कहीं दूर से एक तेजी से चलती हुई गोली आई और अशोक महतो गैंग के एक सदस्य को चीरते हुए निकल गई। वो घायल हो गया और सबकी नजर गई कि आखिर ये गोली आई तो आई कहां से। सबको हमने मार दिया, सबको हमने जहर दे दिया, तो ये गोली कहां से आई। और तभी महतो गैंग की नजर गई वॉच टावर पर। वॉच टावर पर बैठे हुए उस सिपाही पर जो पहले अलसाया हुआ खैनी चुना रहा था, लेकिन अब वही टावर से निशाना साध रहा था और उसके निशाने पर सीधे अशोक महतो था। पिछले निशाने से ही यह साफ था कि वो सिपाही निशानची तो बहुत अच्छा है और अगर महतो भागने की कोशिश करता है तो जान से जाएगा। लेकिन तभी तेज दिमाग हॉर्लिक्स ने अपना दिमाग दौड़ाया और उसे बीबी के जरिए लाए गए देसी रिवॉल्वर की याद आ गई। चूंकि टावर पर चढ़े सिपाही की नजर अशोक महतो पर ही थी, इसलिए मौका पाते ही हॉर्लिक्स टावर पर चढ़ गया और इससे पहले कि सिपाही की नजर हॉर्लिक्स पर जाती उसने ट्रिगर दबा दिया और अशोक महतो का रास्ता साफ हो गया। अकेला सिपाही जो अशोक महतो के लिए भारी पड़ रहा था, उसकी भी अब हत्या हो गई और ये हत्या हॉर्लिक्स की पहली हत्या थी, जिसने बतौर क्रिमिनल उसका और भी हौसला बढ़ा दिया। इधर जेल के गेट को तोड़ने वाली ट्रक अब अंदर घुस चुकी थी। ड्राइवर चिल्लाया, भैया जल्दी कीजिए, पुलिसिया दस्ता भी आ रहा होगा। पर अशोक ट्रक में नहीं चढ़ा। वो हॉर्लिक्स के हाथ से देसी रिवॉल्वर छीनता है और टॉयलेट की ओर भाग पड़ता है, जहां असिस्टेंट जेलर छिपा होता है। क्योंकि जेल के अंदर जो भौकाल अशोक महतो ने दिखाया था, उससे वो असिस्टेंट जेलर समझ गया कि जिस सपने के लिए उसने अपना ईमान बेचा था वो पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो तय हुआ था उससे कई ज़्यादा भयानक दृश्य यहाँ बन रहा है। वैसा ही हुआ भी। अशोक महतो ने दरवाजे पर लात मारी और असिस्टेंट जेलर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इले इनाम, अपना पटना वाला डेरा। और इसी के साथ हाथ में जो देसी रिवॉल्वर थी उसकी बची हुई सारी गोलियां असिस्टेंट जेलर के सीने में उतार दिया। इसके बाद अशोक महतो और हॉर्लिक्स टाटा 407 में चढ़ा और जेल के बाहर भाग गया। और कुछ इस तरह अशोक महतो गैंग ने मिलकर नवादा जेल ब्रेक को अंजाम दिया। हालांकि इसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी हुई, इनकाउंटर भी हुए, लेकिन जेल ब्रेक के बाद अशोक महतो ने ऐसा कोहराम मचाया जिसने बिहार के जंगल राज को एक नया नाम दे दिया। नवादा जेल ब्रेक की कहानी वो यही थी। तो सीरीज में जैसे इसमें दिखाया गया था कि एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है बहुत बड़ा, पर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन तबाही खूब मचाई गई थी। हालांकि सीरीज में और क्या दिखाया गया था जो असल में नहीं हुआ, वो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। साथ ही ये भी कि क्या आप नवादा की तरह जहानाबाद जेल ब्रेक की भी कहानी सुनना चाहेंगे? वो कहानी जो भारत को हिला देने वाला गोलियों के दम पर हुआ सबसे बड़ा जेल ब्रेक था। अगर हाँ तो वो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक कमेंट मुझे भी याद है, किसी ने कहा था कि आप बिहार की कहानियों को सुनाइए
और ऐसी ऐसी और कहानी लेकर आइए, फुल सपोर्ट रहेगा। तो आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही ये शुरू करना चाहता हूँ, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों से भी कराइए ताकि मैं ऐसी और भी कहानी लेकर आता रहूँ। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ तो आता ही रहूँगा ऐसे ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।